स्लाइड्स हैं उनमें से तो कुछ नहीं आपने पूछना है? कोई पिछली प्रेजेंटेशन में से तो कोई क्वेश्चन नहीं है? हम आगे आज शुरू करें तो? नो मैम, नहीं है। चलें ठीक है। ओके, ये यूनिट 2 का सेकंड सेशन आज हम करेंगे जो इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप पर है, और इसके बाद 10 मिनट का हम ब्रेक लेंगे और अगला सेशन 3 भी कंप्लीट करेंगे जो कि वेंटिलेटर पर है। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप काम करना चाहते हैं आईसीयूज में। अगर आप इफ यू सी योर फ्यूचर इन क्रिटिकल केयर एरिया, तो दीज टू टॉपिक्स आर वेरी वेरी रेलेवेंट। आई हैव ट्राइड, ये कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफिकल्ट है उस सूरत में कि जब आपने आईसीयू में काम ना किया हो, इन मशीनों को देखा ना हो, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना। बट ये है, इसको कम कर देता है। हार्ट जो कि सिक है, डिजीज है, फेल हो रहा है, वीक हो गया है, वो काम नहीं कर पा रहा, तो बैलून जो है इस तरह से उसको हेल्प करता है कि उसका वर्कलोड खुद ले लेता है और उसको रेस्ट का मौका मिलता है, हीलिंग का टाइम मिलता है। It temporarily reduces left ventricular workload and improves coronary perfusion. Balloon is inserted percutaneously through skin जाता है via surgical incision into femoral artery। ठीक है, जो आपकी फेमरल आर्टरी है उसमें कट लगा के, जैसे आप कैन्यूला डालते हैं, सॉरी मेरा थ्रोट थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, जिस तरह से आप फेमरल आर्टरी, जैसे आप कैन्यूला डालते हैं सुपरफिशियल वेन में, इसी तरह ये आर्टरी में जाता है, फेमरल आर्टरी में थ्रू कैथेटर डॉक्टर इंसर्ट करते हैं, और ये कैथेटर एडवांस किया जाता है इनटू एओर्टा and it lies below subclavian artery and above renal artery। इसकी लोकेशन क्या होती है बैलून की? इंसर्ट करते हैं फेमोरल से और वहां तक ले जाते हैं कि जहां ये सबक्लेवियन आर्टरी के नीचे रहे, उससे ऊपर ना जाए, और बिलो अबव द रीनल आर्टरी। इन दोनों रीनल आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी के दरमियान में इसकी लोकेशन होती है। इसको वहां ले जाके छोड़ देते हैं, और ये देखिए ये आपका एओर्टा है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। जब हार्ट से एओर्टा निकलता है तो उसको हम कहते हैं असेंडिंग एओर्टा। उससे 3 आर्टरीज निकलती हैं, और ये जो लास्ट वाली ब्रांच है ये सबक्लेवियन है। इसको जब ये आर्च बनाता है, टर्न होता है, तो हम इसको कहते हैं आर्च ऑफ एओर्टा या एओर्टिक आर्च, और वहां से ये नीचे आता है तो इसको हम कहते हैं कि डिसेंडिंग एओर्टा या थोरेसिक एओर्टा, क्योंकि इस वक्त ये थोरेसिक को सप्लाई कर रहा होता है। उसके बाद नीचे आके ये रीनल आर्टरीज 2 साइड पर आपको नजर आ रही है, लेफ्ट और राइट, और उससे नीचे एब्डोमिनल एओर्टा है। फिर बाद में आगे जाके जहाँ ये बाइफरकेट हो जाता है 2 बड़ी आर्टरीज में, तो इनको हम कहते हैं कॉमन इलियक आर्टरी, और यहाँ से फिर आपकी फेमरल आर्टरी निकलती है, आगे जाके फर्दर ये ब्रांच होती है। तो फेमरल से एंटर करते हैं और आ जाते हैं अबव द रीनल आर्टरी एंड बिलो द सबक्लेवियन आर्टरी। इधर देखें, ये जो ब्लू नजर आ रहा है आपको, ये बैलून डला हुआ है। ठीक है, ये बैलून की लोकेशन है, और 2 फेजेस में, एक में ये इन्फ्लेट हुआ है पूरा फुल, इसमें एयर भरी हुई है, और दूसरे में क्या है कि डिफ्लेट हुआ है। अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये डायग्राम विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि किस तरह से इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप काम करता है। इंट्रा मींस इनसाइड और एओर्टिक मींस एओर्टा के अंदर। बैलून पंप एक ऐसा पंप जो कि एओर्टा के अंदर पड़ा हुआ है। इंट्रा-एओर्टिक बैलून पंप थेरेपी जो है इंट्रा-एओर्टिक बैलून पंप और आईएबीपी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर पल्सेशन। काउंटर पल्सेशन यानी जो पल्स चल रही है हमारी, उसके अगेंस्ट में ये पल्स देता है। अ गैस इज फिल्ड इन द बैलून, यूजुअली नाइट्रोजन गैस होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है आई सपोज, विच मूव्स, या हीलियम गैस होती है, which moves back and forth from IABP to the catheter। ये गैस क्या करती है, इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप में आगे पीछे मूव होती है, जिसकी वजह से बैलून फूलता या सुकड़ता है, इन्फ्लेट या डिफ्लेट होता है। ओके, ये गैस जो है एक दफा मूव इन होती है, इन्फ्लेट हो जाता है, मूव आउट होती है, डिफ्लेट हो जाता है।
पल्सेशन करता है और काउंटर पल्सेशन के प्रिंसिपल पर के काम तो ये इसका फंक्शनिंग होती है। द बैलून इन्फ्लेट्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। अब हमें मालूम है कि हार्ट जो है वो दो उसके फेजेस होते हैं, एक डायस्टॉल और एक सिस्टॉल। डायस्टॉल में हार्ट रिलैक्स होता है, ब्लड पोर इन होता है, और सिस्टोल में हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब हम कहते हैं सिस्टोल, इसका मतलब है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हार्ट जो है वो ब्लड को इजेक्ट आउट करता है। तो बैलून इन्फ्लेट कब हो जाता है? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। जब हार्ट रिलैक्स है तो उस वक्त बैलून इन्फ्लेट हो गया है। उससे क्या होता है कि इंक्रीजिंग इंट्रा एओर्टिक प्रेशर, दस ब्लड फ्लोज टू कोरोनरी आर्टरी। देखो बैलून इन्फ्लेट्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, बैलून इन्फ्लेट्स एंड डिफ्लेशन। अच्छा, इसको मैं पिछली स्लाइड पे जाके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो सेकंड तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें बैलून इन्फ्लेट हुआ हुआ है, होता ये है कि आपका वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एओर्टा कहाँ से निकल रहा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो वो ब्लड को इजेक्ट करता है एओर्टा में। जैसे ही ब्लड एओर्टा में आता है, आगे से बैलून इन्फ्लेट हो जाता है, तो क्या होता है कि ब्लड तेजी से आगे नहीं बह सकता, उसको रेजिस्टेंस मिलती है। ब्लड पीछे आना चाहता है तो आपका एओर्टिक वेल्व क्लोज हो चुका है, राइट, क्योंकि अब हार्ट रिलैक्स कर रहा है। तो क्या होता है, ब्लड कहाँ जाता है? ब्लड यहीं पर रुक जाता है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड से सबसे पहली जो ब्रांच निकलती है वो कोरोनरी आर्टरीज की होती है। तो ब्लड क्या करता है, जब वहां रुका हुआ है तो कोरोनरी आर्टरीज को अच्छा सा ब्लड सप्लाई हो जाता है। समझ आई? और फिर क्या होता है कि ब्लड जो है अब जब हार्ट रिलैक्स हो रहा है, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये डीफ्लेट हो जाता है। जब ये डीफ्लेट होता है तो हार्ट को जो रेजिस्टेंस एओर्टा ने मिलनी थी वो रेजिस्टेंस एकदम से कम होती है और ब्लड आराम से बाहर आ जाता है। होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। बैलून इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इज केयरफुली टाइम्ड विद ईदर ईसीजी और आर्टिफिशियल वेवफॉर्म। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हार्ट कब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और कब रिलैक्स हो रहा है? वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल, डायस्टोल का हमें कैसे पता चलता है? वो हमें पता चलता है ईसीजी से। जब इंट्राएओर्टिक बैलून पंप की जब हम स्क्रीन देखते हैं तो उस पर ईसीजी की वेवफॉर्म भी आ रही होती है और उस पर आर्टीरियल वेवफॉर्म भी आ रही होती है। और उसको जब हम देखते हैं, ये है आर्टीरियल वेवफॉर्म, ठीक है। ये मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन की थी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर किस फेज में है। इस बात पे मैं दोबारा आऊंगी। इसकी जो ये अभी मैंने बात की कि बैलून की टाइमिंग्स की, इस पे मैं दोबारा आऊंगी अगली दो स्लाइड्स के बाद, राइट। ब्लड फ्लो टू कोरोनरी आर्टरी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें देखें जो डायग्राम 1 है उसमें एओर्टा पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। हार्ट ने ब्लड पंप किया और ब्लड तेजी से फ्लो कर जाता है, सारे ऑर्गन्स को सप्लाई कर देता है। जी जी, इस लेक्चर का नोट्स हमारे पास नहीं है। नोट्स लेक्चर के बाद दे दूं? नहीं, अभी सेंड करेगा तो हम थोड़ा देंगे। क्यों, आपको इस पे नजर नहीं आ रहा है? नहीं आ रही, हमने बहुत ट्राई। नहीं, ये स्क्रीन पे आपको मेरा लेक्चर नहीं नजर आ रहा है? स्क्रीन पे नहीं आ रही। अच्छा, सॉरी। स्क्रीन पे सिर्फ फर्स्ट स्लाइड नजर आ रही है, बाकी नहीं। अच्छा, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? ये तो फिर तो बहुत नहीं नजर आ रही है स्लाइड जो अभी मैंने शो की है। ये स्लाइड्स नहीं नजर आ रही। ठीक हो गया? अच्छा, ओके, आई एम सो सॉरी। आपको अगर नजर नहीं आ रहा था, अब नजर आ रहे हैं? जी, ये पहले भी इस तरह होता था। पहले लेक्चर में सिर्फ फर्स्ट स्लाइड नजर आ रहा था, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, मैं जरा इसको जूम वो कर रही हूँ, स्क्रीन उस पर डाल रही हूँ। अगर आप नजर ना आए तो मुझे बताइएगा। अब नजर आ रहे हैं?
कहते हैं कोरोनरी आर्टरी ब्रांच। यानी हार्ट सबसे पहले अपने आप को सबसे बेस्ट, सबसे प्यूरिफाइड, सबसे रिच ऑक्सीजन ब्लड जो है पहले अपने आप को सप्लाई करता है। उसके बाद असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा से ब्लड जो है वो ब्रेन को जाता है, वाइटल ऑर्गन्स को। हार्ट इटसेल्फ इज अ वाइटल ऑर्गन, सबसे पहले उसको सप्लाई होती है ब्लड की। उसके बाद जो है वो चला जाता है ब्रेन में। ये जो 3 ऊपर नजर आ रही हैं आपको आर्टरीज, इनसे ब्रेन में चला जाता है और अपर आर्म में चला जाता है। वहां से नीचे जब आता है तो थॉरेक्स को सप्लाई होता है, फिर किडनीज हमारे वाइटल ऑर्गन है, किडनीज को सप्लाई होता है और उसके बाद रेस्ट ऑफ द बॉडी हो जाता है। ठीक हो गया? ये गॉड हैज मेड इट लाइक दैट। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इंट्राएओर्टिक बैलून पंप। जब इंट्राएओर्टिक बैलून पंप पर आते हैं हम, तो आप सेकंड डायग्राम देखें। इसमें ये है कि जब हार्ट का हम ये पढ़ें, बैलून कहता है कि ये कहता है कि बैलून इन्फ्लेट्स, लास्ट में देखें सेकंड जो पैराग्राफ है, कि बैलून इन्फ्लेट्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। मैंने कहा कि जो हार्ट की मूवमेंट है वो 2 टाइप की है, एक कॉन्ट्रैक्शन होती है और एक रिलैक्सेशन होती है। कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं डायस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन को हम कहते हैं डायस्टोल। यानी कि हार्ट जब डायलेट होता है तो हार्ट रिलैक्स हो जाता है, उसके चैम्बर्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और ब्लड जो है वो पोर इन होता है। राइट साइड पे बॉडी से पोर इन होता है और लेफ्ट साइड पर जो है वो लेफ्ट साइड पे लंग्स से प्यूरिफाइड ब्लड पोर इन होता है हार्ट में। ठीक है? वो हार्ट अपर चैम्बर से वेंट्रिकल्स में चला जाता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाता है। जब वेंट्रिकल में जाता है तो फिर वहां से ब्लड इजेक्ट होता है, राइट से वेंट्रिकल से इजेक्ट होता है आपके लंग्स में और लेफ्ट से इजेक्ट होता है एओर्टा में और एओर्टा फिर पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हम बैलून पंप जब इंजेक्ट कर देते हैं तो ये इन्फ्लेट होता है यानी फूलता है जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। ओके, यानी ब्लड ने कॉन्ट्रैक्शन कर दी, ब्लड ने वेंट्रिकल ने ब्लड को इजेक्ट कर दिया एओर्टा में और वेल्व, एओर्टिक वेल्व क्लोज हो गया और अब हार्ट रिलैक्स हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि जब हार्ट इधर से ये जो पिंक कलर का है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसने ब्लड को इजेक्ट कर दिया और एओर्टिक वेल्व क्लोज हो गया और अब हार्ट जो है वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है और ब्लड जो है वो एओर्टा में आया। जैसे ही ब्लड एओर्टा में आता है आगे से बैलून इन्फ्लेट हो जाता है तो ब्लड क्या है आगे फ्लो नहीं कर सकता, वो वहीं रुक जाता है। जब वो वहीं रुक जाता है तो हार्ट को, कोरोनरी को अच्छी सप्लाई मिल जाती है। ब्लड आगे तेजी से गश नहीं किया, बाहर नहीं निकल गया, तो वहीं पर स्टे करता है तो कोरोनरी आर्टरीज को अच्छी सप्लाई मिलती है और हार्ट को बहुत अच्छी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई मिलती है लॉन्गर टाइम के लिए। ओके, अगले फेज में क्या होता है कि जब हार्ट रिलैक्सेशन के बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी। पहले डायस्टोल था, अब डायस्टोल में ये बैलून आगे बंद पड़ा हुआ था और हार्ट को अच्छी सप्लाई हो गई। अब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा तो हमारे पास आता है आफ्टर लोड। आफ्टर लोड क्या है, वो रेजिस्टेंस जो के ब्लड को एओर्टा से मिलती है बिकॉज ऑफ टाइट हो गया है, हार्ड हो गया है एओर्टा, तो उसको जो रेजिस्टेंस मिलती है हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए, वो उसमें क्या होता है कि बैलून जो है वो इन्फ्लेट हो जाता है तेजी से। जब बैलून इन्फ्लेट होता है तो जो एओर्टा फील कर रहा होता है कि आगे बैलून है, मुझे बहुत रेजिस्टेंस से ब्लड को पुश करना है, जैसे ही वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है आगे से बैलून हट जाता है। जैसे ही बैलून हटता है तो ब्लड तेजी से बाहर आता है। ठीक है, हार्ट तो वेंट्रिकल को रेजिस्टेंस नहीं मिलती, इससे उसका आफ्टर लोड कम हो जाता है, इससे उसके मसल्स को बहुत हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। समझ आई? ये इस तरह से काम करता है। एक तरफ से ये कार्डियक की परफ्यूजन बढ़ाता है, दूसरी तरफ से वेंट्रिकल का वर्कलोड कम कर देता है और इस प्रोसेस में इसको हार्ट को हीलिंग का बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है। अब ये हमने दिखाया है, एक तो हमने बैलून पंप का दिखाया था, अब इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि अगर एपिनेफ्रीन हम लगा देते हैं एड्रेनर्जिक इफेक्ट के
फंक्शन करे। तो इसमें पहली जो डायग्राम नजर आ रही है बेटा? हेलो हेलो, ठीक है। पहले में देखें कि हार्ट ने ब्लड को इजेक्ट किया, वेंट्रिकल ने, लेफ्ट वेंट्रिकल ने, और एओर्टा से वो तेजी से बाहर निकल गया। दूसरी डायग्राम में क्या है, जब वो ब्लड बाहर निकलता है और पेशेंट को एपिनेफ्रीन लगी होती है तो उसकी वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई है ब्लड इसकी एओर्टा की, तो ब्लड क्या है स्लोली निकलेगा और जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनको ब्लड की सप्लाई बेहतर होगी। तो जो आईएबीपी है वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। ओके, और अब हमें कैसे पता चलेगा? ये एक वेव फॉर्म है, इसमें इसके थ्रू अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो क्या होता है कि जस्ट बिफोर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन द बैलून डिफ्लेट्स डिक्रीजिंग द इंट्रा एओर्टिक प्रेशर, thus रेजिस्टेंस टू द लेफ्ट वेंट्रिकल रिड्यूसेस, और जिसको हम आफ्टर लोड कहते हैं। इसमें जो ये डायग्राम अगर मैं आपको समझाऊं, एक तरफ टाइम है, दूसरी तरफ प्रेशर है, राइट? अब क्या होता है कि ये जो नीचे लाइन है अनअसिस्टेड डायस्टोल है और ऊपर जो है अनअसिस्टेड सिस्टोल है, और इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं कि ये 80 से 120 एक नॉर्मल पेशेंट का, एडल्ट का ब्लड प्रेशर है। जो अनअसिस्टेड डायस्टोल है नीचे लाइन है वो आपका 80 है और ऊपर जो है वो 120 है। अब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोल में, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 को टच करता है और फिर ये रिलैक्स होना शुरू करता है, और जहां ये डायक्रोटिक नॉच बन रही है ना, आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल सीधी नीचे नहीं आ रही है, एक जगह आके नॉच बन रही है। इस नॉच को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसको हम कहते हैं डायक्रोटिक नॉच। डायक्रोटिक नॉच का मतलब है कि आप एओर्टिक वेल्व बंद हो गया, ओके, और ये साइकिल रिपीट होता है। दिस इज अ नॉर्मल साइकिल। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये हमने यहाँ पर बैलून डाला हुआ है पेशेंट को। अब बैलून में क्या होता है कि डायस्टोलिक प्रेशर जब नीचे आना शुरू होता है, डायक्रोटिक नॉच एओर्टा के बंद होने का टाइम है, तो बैलून इन्फ्लेट हो जाता है। जैसे बैलून इन्फ्लेट होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, और आप देखें कि ये बजाय नीचे आने के ऊपर चला गया है ना। इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन का मतलब है बढ़ा देना, हम इसको ऑगमेंट कर देते हैं, और इससे क्या होता है कोरोनरी परफ्यूजन बेहतर हो जाती है। इस प्रेशर के बढ़ने से हार्ट से निकल गया ब्लड और वहीं पर एओर्टा में थोड़ा सा स्टे किया गया है, वहां के स्टे करने की वजह से परफ्यूजन टू द हार्ट इंक्रीजेस, ओके, और फिर ये नीचे आता है, और अगर आप इसको देखें तो नॉर्मल डायस्टोलिक से ये नीचे जा रहा है और फिर वो साइकिल रिपीट हो रहा है। आईएबीपी डालते कब है, इसकी जरूरत कब पड़ती है? उन सूरतों में कि अगर हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो फेलियर में जा रहा है। यूजुअली जिन पेशेंट्स को एमआई हो जाता है तो जिस मसल्स को अफेक्ट करता है, जहां नेक्रोसिस हो गई है, वो वॉल का वो पोर्शन जो है वो कमजोर हो जाता है, इवेंचुअली जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल अफेक्ट होके वीक हो जाता है। तो ऐसे फेलिंग हार्ट के लिए हम वेंट्रिकुलर जहां पर फेल हो रहा है वहां पर हम आईएबीपी डाल देते हैं कार्डियक सर्जरी करते वक्त, ठीक है। अगर पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में है, पूरा हार्ट ही उसका फेल हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आईएबीपी हेल्पफुल होता है। अगर पेशेंट सेप्टिक शॉक में है, अगर पेशेंट को इंट्रैक्टेबल एंजाइना है, यानी कि आप मेडिसिन दे रहे हैं और उसका एंजाइना सेटल नहीं हो रहा, अनस्टेबल एंजाइना है सर्जरी से पहले, तो ऐसे पेशेंट्स को ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी जरूरत पड़ सकती है आईएबीपी की, और डाल देना चाहिए। फिर यह है कि अगर वेंट्रिकुलर और सेप्टल और पेपलरी मसल्स रप्चर हो गए हैं, जो एमआई है वो वेंट्रिकल के मैसिव एमआई हुआ है, बड़े एरिया को उसने डैमेज कर दिया, या सेप्टम को जो दो वेंट्रिकल के दरमियान में जो आपको मालूम है ना सेप्टम होता है, अगर वो वॉल डैमेज हो गई है, या ये पेपलरी मसल्स मैंने दिखाई ये डैमेज हो गई हैं बिकॉज ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो उस सूरत में जब कार्डियक सर्जरी करते हैं तो पेशेंट को जरूरत पड़ती है आईएबीपी की।
बेनिफिट देगा पेशेंट्स को, ठीक है। या फिर एन्यूरिज्म हो गया। एन्यूरिज्म में क्या होता है कि एओर्टा जो है वो किसी भी रीजन से उसकी वॉल्स जो है वो थिन हो जाती हैं और वो बल्ज हो जाती हैं। ये देखें डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है, थोरेसिक दिखाया हुआ है, बल्जिंग या एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म पहले बल्ज होता है, फिर वो वॉल वीक हो जाती है और रप्चर हो सकती है, ठीक है। और ये नीचे जो है वो एब्डोमिनल एओर्टा की एन्यूरिज्म दिखाई हुई है, और ये बहुत बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि अगर ये रप्चर होती है वॉल तो फिर पेशेंट का सर्वाइवल रेट बहुत जीरो के लगभग होता है। पेशेंट most of the time patient die because if they have the aneurysm and it is not repaired तो वो फिर रप्चर हो जाता है, क्योंकि एओर्टा में प्रेशर बहुत हाई होता है ब्लड का, okay? और अगर रप्चर हो गया तो फिर गश करके ब्लड बाहर आ जाता है, पेशेंट डाइज इंस्टेंटली। अच्छा, अगर पेशेंट को इंट्रायार्टिक बैलून पंप ढला हुआ है तो हम उसकी क्या हमारी कंसिडरेशन क्या होगी, हमें क्या किन चीजों का ख्याल रखना होगा। इसमें यह है कि हमें एक्सप्लेन करना होगा पेशेंट को प्रोसीजर। सर्जरी से पहले जब हम उसको लेके जा रहे होंगे और हमें पता है कि इसको रिफ्रैक्टरी एंजाइना है या इसका हार्ट वीक है या इसको इसका वेंट्रिकल के मसल्स जो है वो बहुत वीक हो चुके हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को जब हम कंसेंट लेते हैं बाईपास सर्जरी का, हार्ट की बाईपास सर्जरी का या किसी और हार्ट सर्जरी का, तो हम उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं कि आपको ये डल सकता है और इसका ये फायदा होगा और इसका ये नुकसान हो सकता है। दूसरा, और ये फैमिली को भी बताना होता है। फिर या अगर पेशेंट आईसीयू में है और उसको ऐसी नीड बढ़ गई है तो हम उसको बताएंगे, अगर वो कॉन्शियस है, सुन सकता है, समझ सकता है, तो अटैच करेंगे कंटिन्यूअस ईसीजी मॉनिटर पेशेंट के साथ। कभी भी आईएबीपी ईसीजी के बगैर नहीं होता, कंटिन्यूअस ईसीजी के साथ होता है। और मेक श्योर करेंगे कि पेशेंट हैज एन आर्टीरियल लाइन, ये कैथेटर एंड अ पेरिफेरल आईवी लाइन इन प्लेस। आर्टीरियल लाइन क्यों डलेगी? आर्टीरियल लाइन हमें उसका ब्लड प्रेशर बताएगी, इंटरनल ब्लड प्रेशर, विच इज वेरी एक्यूरेट। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर बताएगा हमें पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर। और हमें जो है पेरिफेरल आईवी लाइन इसलिए चाहिए कि अगर हमें कुछ भी पेशेंट को फ्लूइड्स देना है, आईवी क्या नाम है, मेडिकेशंस देनी है, तो हमारे पास एक्सेस हो, ओके। हमने पेशेंट्स की एज अ नर्स, अगर हम हमारे पेशेंट को कैथेटर डालना है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी फेमरल साइड को प्रेप करें, जो सर्जरी के लिए पहले प्रिपरेशन है। अगर हेयर है तो उनको रिमूव करेंगे और पायोडीन वगैरह से साफ करना है, जो भी चीजें हमें चाहिए वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे और पेशेंट को की साइड को प्रिपेयर करेंगे। फिर हमने क्या करना है, आफ्टर आईएबीपी कैथेटर इंसर्शन मॉनिटर द वेवफॉर्म। जब डल जाएगा तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमने उसकी वेवफॉर्म को देखना है। द पंप इन्फ्लेट्स द बैलून इन द मिडल ऑफ द टी वेव एंड डिफ्लेट विद आर वेव। ये मैंने आपको ईसीजी का एक दिखाया है। देखो जो टी वेव है ना, वो हमारा क्या शो करता है, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है। जो हमारा QRS है ये हमारे वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है, और टी हमारी जो है वो वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन को शो करती है, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है, आपको पता होगी। हमारा जो पंप है वो इन्फ्लेट करता है बैलून को कब, मिडल ऑफ द टी वेव। जब टी वेव हमने पढ़ा था कि हार्ट की रिलैक्सेशन में, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में, तो बैलून इन्फ्लेट होता है टी वेव के दरमियान में, मिडल में। जब टी वेव बन रही होती है, हार्ट रिलैक्स हो रहा होता है, पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होते हुए, तो उस वक्त टी वेव को, बैलून को हम इन्फ्लेट कर देते हैं। और जब आर वेव बन रही होती है, आर वेव का मतलब है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हार्ट ने अब ब्लड को पुश करना है, ठीक है। उस वक्त हम क्या करते हैं, बैलून को डिफ्लेट कर देते हैं, उसको उसमें से हवा निकाल देते हैं ताकि हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है वो बाहर आ जाए, ठीक है। इसके अलावा हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने फ्रीक्वेंटली असेस करना है इंसर्शन साइट को। जहां से कैथेटर डाला है हमें पता है फीमोरल आर्टरी जो है वो, उसमें प्रेशर अच्छा खासा, एक बड़ी आर्टरी है और इसमें ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा होता है। तो क्या होता है कि अगर हमने उस पर प्रॉपर प्रेशर नहीं अप्लाई किया तो वहां पर हेमेटोमा बन सकता है,
नहीं चलता है, जब तक पता चलता है तो बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। तो एज ए नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस साइट को हर 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद चादर हटा के देखें कि ठीक है, ड्रेसिंग जो वहाँ की है सोप तो नहीं हो गई है, कोई हेमाटोमा कुछ ऐसी चीज तो नहीं हो रही है। फिर हमने वी डू नॉट हैव टू we should not elevate the head of the bed more than 45 degree to prevent occlusion of left subclavian artery. अगर हम सर को ऊंचा कर देंगे, बेड साइड को ऊंचा कर देंगे, सर जो है टिल्ट होगा तो क्या होगा कि जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो ऑक्लूड हो सकती है, उसको वो बंद हो सकती है। फिर हमने क्या करना है, तो हम इस सूरत में पेशेंट को जब IABP डाला होता है तो उसको हम सुपाइन पोजीशन में ही थ्रू आउट नर्स करते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितनी भी देर पेशेंट को पंप लगा रहता है, पेशेंट स्ट्रेट लेटे रहते हैं, ना उनको हम टर्न करते हैं ना हम उनको हेड एलिवेट करते हैं। असेस द डिस्टल पल्सेस, जहाँ जिस टांग में डाला है कैथेटर उसके डिस्टल पल्सेस को, अगर फेमोरल में डाला है तो उसकी डिस्टल क्या होगी, पॉप्लिटियल आर्टरी होगी, पल्स होगी, और पाँव की डोर्सल पीडिस, पल्सेस को हमने चेक करना है। पाँव का लोअर एक्सट्रीमिटी का हमने कलर देखना है, साइनोस तो नहीं हो रही है, ब्लूइश तो नहीं हो रही है, उनका टेम्परेचर देखना है कि कोल्ड क्लैम्बी तो नहीं हो रही है। कैपिलरी रीफिल मैंने पिछले लेक्चर में बताया था क्या होता है और कैसे चेक करते हैं, वो आपने असेस करना है हर 15 मिनट के बाद। जब बैलून पेशेंट को डाला है उसके हर 15 मिनट के बाद आपने चेक करना है 4 घंटे बाद। 4 घंटे में हमें पता चल जाता है कि पेशेंट ब्लीड कर रहा है या नहीं है, और उसके बाद जो है हमने हर घंटे के बाद पेशेंट की लाजमी ये सारी चीजें चेक करनी है, उसकी डिस्टल पल्सेस चेक करनी है, कलर, टेम्परेचर, कैपिलरी, और उसको डॉक्यूमेंट करते जाना है। इफ इंडिकेटेड अप्लाई एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग, अगर डॉक्टर कह रहे हैं या आपको लगता है कि पेशेंट हाई रिस्क फॉर एम्बोलिज्म है तो हमने एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग पेशेंट को पहना देनी है। फिर हमने इनकरेज करना है एक्टिविटी रेंज ऑफ मोशन एवरी 2 आवर्ली फॉर आर्म्स एंड अनअफेक्टेड लेग। हमने उसके बाजुओं को और उसकी वो टांग जिसमें वो नहीं डला हुआ है, IABP इंसर्शन नहीं है कैथेटर की, एक टांग में डाली है दूसरी टांग तो फारिग है ना, उस टांग की हमने रेंज ऑफ मोशन करवानी। हाँ, जिस टांग में डाला है उसको हमने नहीं हिलाना, क्योंकि अगर डिसलॉज हो गया तो फिर पेशेंट क्रिटिकल हो सकता है। हमने ऐसे पेशेंट्स को, चूंकि जब IABP डला हुआ है तो आप खा पी तो सकते नहीं है, नो क्वेश्चन ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करनी है। हाइड्रेशन क्यों मेंटेन करनी है? हाइड्रेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को क्लॉट नहीं बन जाए। अगर ब्लड थिक होगा, ब्लड में इनफ फ्लूइड नहीं होगा तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड ब्लड में क्लॉट बनने के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो इसलिए मेक श्योर करें कि जितनी पेशेंट का फ्लूइड लेवल है वो उसका मेंटेन रहे। एडमिनिस्टर एंटीकोएगुलेंट एज प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ये मैं पिछले पॉइंट में, पिछले लेक्चर में समझा चुकी हूँ। अच्छा, नर्सिंग की कंसिडरेशन क्या होती है जब आपको पेशेंट को बैलून डला हुआ हो, ये कंटिन्यूएशन चल रही है। अगला पॉइंट ये है कि अगर खुदा न खास्ता ब्लीडिंग हो जाती है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उस साइट पर जहां से कैथेटर इन हुआ है वहां पर प्रेशर अप्लाई करना है और इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करनी है। फिर हमने क्या करना है कि प्रेशर अप्लाई कर दिया और साइट को हर 2 घंटे के बाद देखेंगे, मतलब आप 10-15 मिनट तक प्रेशर लगा के रखते हैं, ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो उसके बाद आपने हर 2 घंटे के बाद रीचेक करना है कि खुदा न खास्ता फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। अगर बैलून को वीन करना है, जितनी जल्दी बैलून वीन होता है उतनी ज्यादा अच्छी पेशेंट की प्रोग्नोसिस होती है। जितना ज्यादा पेशेंट बैलून पे रहता है, ये यूजुअली 24 घंटे से 48 घंटे के लिए डालते हैं, 1 से 2 दिन के लिए डालते हैं, लेकिन कभी कभी 3-4 दिन भी हो जाती है पेशेंट को। लेकिन जितने दिन ऐड होते जाते हैं उतनी पेशेंट की प्रोग्नोसिस पुअर होती जाती है। इसका मतलब है कि बैलून हटाया तो पेशेंट का हार्ट फेल हो जाएगा। तो पेशेंट को कोशिश ये होती है कि एज अर्ली एज पॉसिबल बैलून से हटा दें। 12 घंटे बाद, 14 घंटे के बाद, 24 घंटे, 48 घंटे, यूजुअली 1 से 2 दिन रखते हैं, लेकिन 3 दिन तक भी जा सकते हैं। इससे ज्यादा टाइम बढ़ता है तो फिर प्रोग्नोसिस पुअर होना शुरू हो जाता है।
पंप देंगे, 1:1, 1:2, ये हर सेकंड बीट पर पंप करेंगे, बैलून को इन्फ्लेट डिफ्लेट करेंगे। तो रेशियो का ये मतलब है। तो हम इस फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं, रिड्यूस करेंगे बैलून का वॉल्यूम। पहले अगर हम फुली बैलून को इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर रहे थे तो हम उसको कम कर देंगे, पार्शियली इन्फ्लेट करेंगे, ओके, और फिर ग्रेजुअली कम करते करते उसको रिमूव कर देंगे। जब रिमूव करने का टाइम आता है तो डॉक्टर जो है वो बैलून को पहले डिफ्लेट करता है, सूचर्स जो है उनको बंद करता है और कैथेटर को स्लोली रिमूव कर देता है और साइड जहां से डला होता है उसको 5 सेकंड के लिए ब्लड को ब्लीड करने देता है, ब्लीडिंग रहने देता है। क्यों? ताकि अगर कोई वहां पर बैलून डालने की वजह से आसपास कोई क्लॉट बन गया तो वो भी बाहर आ जाए गश के साथ ब्लड के। और उसके बाद 30 मिनट तक वहां पर प्रेशर लगा के रखना होता है, दबा के रखना होता है फेमोरल साइड को, ओके। और फिर उस जब 30 मिनट के बाद ड्रेसिंग कर देते हैं तो फिर भी आपने हर आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद चेक करना है। और फिर जब सेटल हो गया है, हेमाटोमा नहीं बना है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो फिर हर घंटे के बाद उसको चेक करना है अगले 4 घंटों का। ये यहाँ पर हमारा जो है वो इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप का लेक्चर खत्म हो गया है। अब आप 5 मिनट का ब्रेक ले लें, स्ट्रेच कर लें। उसके बाद 5 मिनट के बाद मैं आपके साथ टॉपिक जो अगला डिस्कस करूंगी वो है वेंटिलेटर केयर। वेंटिलेटर केयर भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा शायद आपको, या शायद ना लगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे यहाँ पर और उसके बाद हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि वेंटिलेटर केयर का है। इसके बाद मेरा आपके साथ 2 लेक्चर रह जाएंगे, एक यकुम मई को देखेंगे, अगर हम छुट्टी है तो आगे डिफर कर दें। और फिर आपने अपने एग्जाम की तैयारी करनी होगी। 15 तक मेरा ख्याल आपका करिकुलम खत्म हो जाएगा। 15 मई को खत्म हो रहा है ना कोर्स? हाँ, तो 15 का मतलब है कि ईद के दिनों में ना, तो उससे पहले ही करना होगा हमको। 12-13 तक हमें ये कोर्स खत्म करना होगा ताकि आप अपना 1 हफ्ता ले सकें, ईद के बाद अपना एग्जाम की तैयारी कर सकें, ओके। तो मैं यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, प्लीज हम 5-6 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 10:45 हो रहे हैं मेरे पास, तो हम मिलते हैं 5 मिनट के बाद, ओके। ओके।